meeting is being recorded by the host or a participant. Leave got it. ठीक, चलो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो शरीर रचना तो एक बहुत बड़ा विज्ञान होता है और बहुत बड़ा विषय होता है। यहाँ अपन इस छोटी सी मीटिंग में गाय की रचना के बारे में, एनाटॉमी के बारे में नहीं समझ सकते, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका आशय ऐसा हो रहा होगा कि विदेशी गाय में और देसी गाय के बीच में क्या अंतर होता है, यही ना? नहीं बाबूजी, ऐसा है कि ये हमारा हर हफ्ते का वो है, प्रकल्प है। तो जी। इसमें आप थोड़ा सा बता सकते हैं आज शरीर रचना के बारे में, ये चलता रहेगा तो गौपालकों के लिए। तो अगली बार बता सकते हैं, फिर अगली बार बता सकते हैं। तो थोड़ा सा बता सकते हैं शरीर रचना के बारे में गाय की। देखो, शरीर रचना के बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आता है कि अस्थि तंत्र, जी जी। फिर तंत्रिका तंत्र, फिर मांसपेशियां, फिर पेट की रचना, फिर मस्तिष्क की रचना। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये इस तरह की मीटिंगों में नहीं हो सकता, वो है ना? तो अपन हाँ क्या हाँ। इसमें क्या अपेक्षा कर रहे हैं, शरीर रचना से क्या ख्याल? शरीर रचना से बाबूजी ये है कि थोड़ा सा जैसे गाय के बारे में जानेंगे कि वह कैसी उसका स्ट्रक्चर है। उसी आधार पे जैसे हम अपने आयुर्वेद में जानते हैं सामान्य ज्ञान अपने शरीर का, उसी प्रकार से गाय का सामान्य ज्ञान रहे कि वो कैसे पचता है, उसका भोजन क्या क्या दें, कितने दिन में उसका भोजन पचता है और कितनी देर में उसको वो मल जाती है या फिर ये फिजियोलॉजी हो गई। हाँ फिजियोलॉजी ये फिजियोलॉजी हाँ। फिजियोलॉजी हो गई, ये एनाटॉमी नहीं है। मतलब आप सब जी जी चीज को मिक्स कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब इस तरह से की मीटिंग में एनाटॉमी बताने का कोई औचित्य नहीं, ठीक है? जी जी। है ना? तो अब अपन देसी गाय और विदेशी गाय के अंतर क्या होता है इस पे आ जाते हैं, ठीक है? रचना, शरीर रचना को समझने से अच्छा है कि अपन देसी गाय और विदेशी गाय के बीच में अंतर जाने, जी जी जी। ठीक है? हम्म। तो जो देसी गाय का और विदेशी गाय के जो मुख्य मुख्य जो अंतर होते हैं, मैं वो उसी में आपका ये सब चीज आ जाएगी। आप जिस जी रचना के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो हाँ सब जी हाँ इसमें जी। आ जाएगा। जी जी। तो देसी गाय जो हमारी होती है, अपन बात करें तो साहीवाल है, गिर है, थार पारकर है, रेड सिंधी है, और कांकरेज है, मालवी है, निमाड़ी है। ये करीब 64 नस्लें हैं। किसी भी देश में गौवंश की इतनी अधिकतम नस्लें नहीं है जितनी भारत में विभिन्नता के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर नस्लों का वर्गीकरण किया गया है। और वर्तमान में अभी अपने पास में 32 तरह की नस्लें अपने को उपलब्ध हैं। कुछ विलुप्त हो गई हैं। और जो विदेशी नस्लें हैं उनमें अपने को हॉलस्टीन फ्रीजन है, जर्सी है, रेड डेन है, आयरशायर है। इस तरह की बहुत सारी जो विदेशी नस्लें हैं, और उनसे कुछ संकरण यानी क्रॉस ब्रीडिंग जो हुआ है, वो अपने यहाँ देश में बाहर से आयातित की गई। और कुल मिलाकर के जो शास्त्रोक्त जो मत है वो ये है कि ये तो गाय जैसा दिखने वाला एक प्राणी है, इसमें गाय का कोई लक्षण नहीं है। लेकिन बोविडी फैमिली, अगर अपन जंतु विज्ञान के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सभी ऐसे जानवर जिनका गाय से मिलता जुलता जो होता है, वो सब बोविडी फैमिली में आते हैं। और बोविडी में आपका नील गाय भी आ जाती है, ये भी आ जाता है। और अपनी भारतीय गौवंश की जो हमारा जो गाय है, ये भी आ जाती है। जेबू कैटल के नाम से जानते हैं भारतीय गाय को। अब इसमें जो मुख्य मुख्य रूप से जो अंतर होते हैं, वो ये होता है कि जैसे जो हमारा जो मनुष्य का जो पेट होता है, वो सिंपल स्टमक होता है। सिंपल स्टमक माने एक थैली होती है जिसमें सीधे आहार जाता है, उसमें पाचन होता है और आगे बढ़ता है आंतों की तरफ। लेकिन ये जो जुगाली करने वाले जितने भी पशु होते हैं, उसमें गौ माता भी आती है। तो उनका जो स्टमक है, वो 4 स्टमक यानी 4 चेम्बर उसमें होते हैं।
वो क्रमशः उनके नाम अपन एक बार चाहेंगे तो पहला जो चैम्बर होता है उसका नाम होता है र्यूमन। जी जी। रूमन, रूमन का मतलब है जैसे स्टोर रूम होता है। तो इस तरह से अपन जो भी भोजन गौ माता को देते हैं वो सबसे पहले बिना उसको चबाए हुए रफ च्यूइंग होती है, यानी मोटी मोटी जो है उसकी चबाई होती है और वो रूमन में स्टोर हो जाता है। ये इसका विकास की एक बड़ी लंबी कहानी है। इसका एक पीछे क्या था कि जब जंगली जीव गौ माता को परेशान करते थे तो जंगल में ये झाड़ियों के बीच में बैठ करके और जल्दी जल्दी जो भोजन करती थी तो उसको सीधे से पेट में ले लेती थी। इसके बाद में एक जगह कहीं कोने में बैठ के और जहाँ सुरक्षित जगह होती थी वहां जाकर के उसको वापस निकाल के और फिर उसको दोबारा खाती थी। तो ये विकास के गति में धीरे धीरे वो स्टमक यानी उदर में वो धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसके 4 चेम्बर हो गए, 4 पोटली बन गई उस आमाशय की। पहला जो थैली जो मैंने बताई वो है र्यूमन, और दूसरी उसके बाद में आती है रेटिकुलम। और रेटिकुलम से जैसा अपन समझते हैं कि जाल, रेटिकुलम का मतलब होता है अंग्रेजी में जाल, शहद के छत्ता जैसा जाल इसमें होता है, जहां ये चारा जो चबाने के बाद में आगे बढ़ता है तो उसकी छटाई होती है। तो जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसमें होता है शहद के छत्ते जैसा। तो वहां से जब कोई चीज पास होती है तो उसमें से जो जैसे लोहा कील कांटा वगैरह या कोई कांटे हैं या कोई ऐसे ठोस मटेरियल है, कोई पत्थर वगैरह चला गया है, जो अनवांटेड जो मटेरियल आपके भोजन के साथ में आ गया वो वहां पे रुक जाता है। तो ये वहां पे छटनी का काम करता है रेटिकुलम। पहला चैम्बर आपका र्यूमन हो गया, दूसरे आपके रेटिकुलम हो गया। तो रेटिकुलम में ये छटनी होती है। इसके बाद में अब शुरू होता है हमारा स्टमक की 2 हिस्से, ओमेजम एंड एबोमेजम। तो ओमेजम पहला आमाशय का आधा हिस्सा कह लीजिए इसको, जहां भोजन के पचने की और मिक्सिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अंतिम जो चेम्बर है वो है अबोमेजम। एबोमेजम में कुछ एंजाइम्स उसमें मिलाए जाते हैं जो शरीर से जो पैदा होते हैं, जो विकर एंजाइम्स कहिए या अमीनो एसिड्स का जो वहाँ पे जो है पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, फैट का पाचन शुरू होता है। यहाँ इस समय यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये 4 चेम्बर हो गए। इसके बाद में ये सीधा बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में 3 हिस्से होते हैं उसके। एक कॉलम उसका जो है होता है असेंडिंग कॉलम, यानी नीचे की तरफ जाता हुआ। दूसरा होता है ट्रांसवर्स, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हुआ एक लपेटा। फिर होता है डिसेंडिंग कॉलम, जिससे वो उसके बाद में छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में जहां मल इकट्ठा होता है वो मलाशय, और उसके बाद में फिर मलद्वार। ये पाचन तंत्र की एक रचना हो गई मोटी मोटी सी, अपन इसको समझ सकते हैं। बड़ी आंत में आमाशय के बाद में जो शेष पाचन होना है, जो भोजन टुकड़ों में टूट गया है, उसमें एंजाइम्स मिल गए हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स जो आवश्यक हैं, जो रासायनिक प्रक्रिया शरीर के द्वारा होनी है, जो आवश्यक तत्व हैं वो वहां पे एब्जॉर्ब होते हैं, उनका शोषण होता है, और शेष बड़ी आंत के द्वारा छटनी करके और रक्त के माध्यम से बाहर जाते हैं। और रक्त शोधन ये होता है अपना किडनी पे, यानी जो वृक्क है, या इसको अपन गुर्दे कहते हैं। गुर्दे पे जाकर के इसका छन्नी होती है, जो पेशाब के माध्यम से और पसीने के माध्यम से जो आवश्यक तत्व नहीं है वो बाहर निकल जाते हैं। यानी इस तरह से ये उत्सर्जन भी हमने आपको बता दिया है इसी बीच में, कि उत्सर्जन जो 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 तत्व हमारे लिए आवश्यक नहीं है वो बाहर जाएंगे पेशाब के माध्यम से, सांस के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड सांस के माध्यम से जाएगी, पसीने के माध्यम से बहुत सारे अनावश्यक तत्व जो बाहर जाएंगे। शेष जो पानी में घुलने वाले जो अनावश्यक तत्व हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है या विषैले कहेंगे, वो पेशाब के माध्यम से, और रॉ मटेरियल जो बचा, जो फाइबर्स बचे,
और वो मल द्वार के माध्यम से बाहर जाए। यानी पाचन तंत्र हो गया आपका, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ठीक है। अब मोटा मोटा सा जो है ये शरीर रचना आपको पाचन तंत्र की, यही इसी बीच में आपको लीवर भी मिलेगा। लीवर इसमें एंजाइम्स को डालने का काम करता है। वहां पे आपको बाइल बनता है, बाइल, बाइल यानी जो फैट को पचाने के लिए बाइल यानी लीवर के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है, जो डाइजेशन में, पाचन में मदद करता है वो। अब यहीं पे स्प्लीन लगी होती है। जो स्प्लीन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, शुगर का पाचन करना, शर्करा को जो है तोड़ना और उसका पाचन। ये छोटी छोटी ग्रंथियां भी पाचन में सहायक होती हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, वो शुरू होता है नाक से, और नाक से शुरू होकर के इसके बाद में अपन ट्रेकिया, श्वास नली जो होती है वो, और श्वास नली के बाद में ब्रोंकाई, और उसके बाद में फिर ब्रोंक्यूल्स, यानी उसकी छोटी छोटी सी शाखाएं होती चली जाती हैं। ये इनको, ये वैज्ञानिक जो नाम है वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में सीधे ऐसे आया है दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। ये फेफड़ों में हम श्वसन करते हैं। श्वसन में सामान्यतः बाहर से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। और ये कार्बन ऑक्सीजन जो है वो रक्त के माध्यम से हमारे जो छोटी छोटी रक्त की कोशिकाएं होती हैं उनके माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। इनको कहते हैं धमनी। धमनियों के द्वारा ये ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, यानी रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन मिलने के बाद में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के विभिन्न ऊतकों तक, यानी शरीर की जो सबसे छोटी इकाई अपन इसको कहें, जैसे किसी मकान की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका या सेल, और शरीर की सबसे मकान की जो सबसे छोटी इकाई होती है ईंट, और हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल या कोशिका। और कोशिकाओं के समूह को, जैसे ईंटों के समूह को अपन एक पिलर कहते हैं, ऐसे कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक या टिश्यू। तो ये जो टिश्यूज हैं या शरीर की जो कोशिकाएं हैं, और उनसे मिलकर के बनता है अंग या ऑर्गन। तो इन अंगों के समूह को ऑक्सीजन सप्लाई करना ये काम होता है रक्त का, और रक्त में ये काम करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त के संचरण का काम करता है और शरीर के एक एक अंग तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और ऑक्सीजन वहां पे ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को शक्ति देता है। और जब अंग में पाचन क्रिया होती है, उसमें विभिन्न सारे अंग जब काम करते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां से निकलती है वो शिराओं के द्वारा, यानी जो ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी वो किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा, वापसी जो कार्बन डाइऑक्साइड कहें या वेस्ट मटेरियल कहें या उत्सर्जयी पदार्थ कहें, ये आते हैं माध्यम से वापस किसके, शिराओं के द्वारा, या इनको अपन वेन कहेंगे, वेन। रक्त की जो शिराएं हैं वो दो तरह की होती हैं, जो हार्ट के माध्यम से पंपिंग के माध्यम से धमनियां जो है ले जाती हैं ऑक्सीजन को और उसको, और वापस भी रक्त के माध्यम से ले लाना होता है, और ये शिराएं इस काम को करती हैं। इसको अपन वेन भी कह सकते हैं। तो रक्त संचरण तंत्र हो गया। अब एक और तंत्र होता है जिसको अपन कहेंगे तंत्रिका तंत्र। इसमें मस्तिष्क और उससे जुड़ी हुई तंत्रिकाएं, ये हर शरीर में ऐसे है, हर अंग में इस तरह से, जैसे कि अपने को कहीं तार, बिजली का तार का जो तंत्र होता है ना, जैसे बिछा हुआ, ये भी दो तरह का होता है। मोटर एंड सेंसरी, यानी संवेदनाएं पहुंचाने वाला और अपने संवेदनाओं को स्वीकृत करने वाला, और फिर संवेदनाओं के आधार पर क्रिया करने वाला। यानी मोटर तो वो हो गया कि जैसे अपन ने कहीं पिंच हुई तो तत्काल जो दर्द जो महसूस हुआ, इसको पहुंचाने वाला मस्तिष्क तक, ये सेंसरी तंत्र का संवेदी तंत्र का काम होता है।
इसके बाद में दर्द जहां हो रहा है पिन चुभ रही है और हाथ को हमें हटाना है, ये एक्शन लेना, ये मस्तिष्क के द्वारा आपको आदेश दिया गया है और आपने हाथ हटाया, तो ये काम हो जाएगा आपका मोटर नर्व्स के द्वारा। तो ये तंत्र का मोटा मोटा सा आपका एक रचना आपने, एनाटॉमी इतने से ज्यादा आपको और ज्यादा बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। जी और जो जी हमारी जो जी हड्डियां बाबू होती जी। हैं, जी हड्डियां जो बिल्कुल। होती हैं, तो हड्डियों की रचनाओं के बारे में अपन अगर चलेंगे तो सबसे पहले मेरुदंड पे आते हैं। मेरुदंड में जो मस्तिष्क जी की जो बाबू जी। खोपड़ी, बाबू हाँ, बाबू जी, इसको अब इतना रखते हैं, अगली बार थोड़ा मैं और वही फिर तो कह रहा था कि रख आप लेंगे। हाँ शरीर जी। रचना पढ़ने बैठ जाओगे तो मैं 7 दिन हाँ निकालूंगा। जी 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 जी। तो अगली बार इसका जो बचा भाग है उसका 20 मिनट ले लेंगे। अब जो दूसरा भाग है चिकित्सा का, वो आप थोड़ा बता दीजिए कि गाय की चिकित्सा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक माध्यम से कैसे हो, और तीसरा भाग थोड़ा सा प्रबंधन के ऊपर हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपके जी पास में सिर्फ आधा घंटा बचा है, जी 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 ठीक है? जी। हाँ, तो मैं अगर कुछ बताने बैठूंगा तो मुझे 1 घंटा चाहिए, ठीक है? जी तो जी इसलिए आपको प्रश्नोत्तर के लिए समय दे देता हूँ। जी। हाँ, ये भी अच्छा रहेगा। इसमें ये अच्छा है। जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, वह गाय चिकित्सा से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहें वह प्रश्न पूछ सकते हैं, गायों की चिकित्सा से संबंधित और उसके प्रबंधन से संबंधित। तो हाँ, एक, हाँ, एक प्रश्न आया है मेरे ख्याल से हैंड रेज हुआ है हेमंत जी का। तो हेमंत जी कृपया प्रश्न पूछिए अपना। जय गौ माता। जय गौ माता। अपना परिचय देंगे फिर प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल अपना बिल्कुल। स्थान बताएं साथ में। मैं राजस्थान से चित्तौड़गढ़ जिले से हूँ, बांसी गांव। जी जी। आपका मेरी नाम? आवाज प्रांत मेरी आवाज संघ का प्रांत। संघ का प्रांत मेरा लगता है सब निम्बाड़ा। ठीक है, आगे मेरी बताएं। आ, मेरी आवाज साफ नहीं दे रही है। आ हाँ, रही है, आ थोड़ा रही है, सा आ रही झरझराहट आ रही है, बताइए। अच्छा, मेरा एक हाँ सवाल था कि मैं कम से कम 2007 से हालांकि बचपन से गाय और भैंस रखना तो हमारा रहा है, है। लेकिन एक मिनट। प्रश्नकर्ताओं से मेरा एक निवेदन है कि समय सीमित है, तो अपनी जी पृष्ठभूमि न बताते हुए आपका प्रश्न है तो रखें। बाकी जी जी अगर आपको कुछ आपको अच्छा आता है, समझ जैसा में, कोई बिल्कुल 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 है समझ ना, में आ गया। आप कोई काम कर रहे हैं तो वो उसका वर्णन न करें। जी बिल्कुल, मुद्दे की बात करते हैं कि जी मेरी एक समस्या थी, अभी वर्तमान है भी है, कि मेरे पास एक गिर गाय है वर्तमान में, और उसका क्या है, गए बार में मैंने 5 से 5.5 लीटर दूध एक टाइम का निकाला है। और आज की तारीख में मेरे हिसाब से मैं सारी चीज कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी उसका मतलब 3 लीटर से दूध ज्यादा नहीं है एक टाइम का। चलिए, कौन सी बात है? ये तीसरी ब्यात में है। अभी तक आपने क्या क्या प्रयास किए? मैंने क्या है कि उसको जब वो ब्याई थी तब तो उसकी अवाड़ी में सूजन बहुत ज्यादा हो गया था और ऑटोमेटिक दूध भी गिरने लग गया था। तो मैंने एक आयुर्वेदिक कैप्सूल आता है अडरवेट, ठीक है। उसको अडरवेट दिया। उसके बाद उसका एक वो एक जो आता है टॉनिक, उसका लिवर टॉनिक, वो दिया। और उसके ठीक है, बाद उसका कैल्शियम बोतल भी चालू कर रखा है मैंने फिलहाल। चलिए, और और क्या किया उसको आपने? उसको बाट में मैं अभी बाजरा ½ किलो और ½ किलो ही गेहूं का दलिया और ½ किलो ही वो कपास की खल, ये तीनों मिला के देता हूँ। चलिए, एक ठीक है। टाइम 1.5 किलो ये देता हूँ, 1.5 किलो शाम को देता हूँ। हाँ, ठीक है। ब्याए हुए कितने दिन हो गए? ये ब्याई थी अपने आज की 24-25 दिन है ये। ठीक है। सबसे पहले तो आप एक काम करना, एक मेस्टी लेप करके एक ऑइंटमेंट आता है। जी मेस्टी लेप करके एक मलहम आती है, जी डाबर कंपनी की, आयुर्वेद कंपनी के नाम से। जी, इसका वो डाबर, हाँ, आप चेट चेट में डाल दोगे क्या, नाम याद नहीं रहेगा तो। मेस्टी लेप। हाँ, मैं वापस पूछूंगा इससे, क्यों, मैं पेन लाता हूँ 2 मिनट में। हाँ बोलिए आगे। पेन कागज लेके बैठे, सबसे आग्रह है।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं चाहो तो मैं उसको लाइव भी दिखा सकता हूँ गाय को। नहीं नहीं देखना है। मैं जी स्टिल जी, ऐप, मैं स्टिल, अब मैं आगे की बात कह रहा हूँ। एक वो सेकंड। ट्यूब जब आप लाएंगे, हाँ, मेस्टी लैब। हाँ मैं स्टिल ऐप, वो मेस्टी, ट्यूब जब लाएंगे, है ना, तो जी उसमें उसमें कुछ पट्टी निकलती हैं, उनको अपन टेस्ट स्ट्रिप कह सकते हैं। जी जी ठीक है। जी तो आप दूध निकालें और चारों जी थन का अलग अलग निकाल लें, स्टील जी, की हाँ कटोरी, साफ कटोरी जो साबुन से धोई है, जी और गर्म पानी से धो करके रख दें सुखा के। जी, अलग अलग दूध निकाल लें, उसमें वो पट्टी जो है डुबानी है, कागज की पट्टी होती है, हम्म, और उस पे पट्टी पे अलग अलग रंग का मैचिंग का रहता है। वो आप पहले उसको ये रूल्ड आउट करें कि कहीं उसको थनैला तो नहीं है, नंबर 1। ठीक है। ठीक बात और है। ज्यादा संभावना मुझे उसी की है। ठीक है, अगर वो होगा तो आप ग्रुप के माध्यम से बाद में हमसे बात करना, तो मैं आपको थैनेला रोग का उपचार बताऊंगा। दूसरा, जी, आप ये भी लिख लें, शतावर 30 ग्राम, एक मिनट। शतावर शतावर चूर्ण 30 ग्राम, चूर्ण 30 ग्राम। हाँ मेथी दाना 30 ग्राम। इस मेथी दाना को अपने को तवे पे या कढ़ाई पे भून के और फिर कूट के पाउडर बना के रख लेना। पाउडर पाउडर बना हुआ है तो चलेगा कि पिसा हुआ है चक्की में कच्चा? पाउडर बनाना है मेथी दाने का। ठीक है। जी, पाउडर बना हुआ है मेरे पास। ठीक है, रख लीजिए 30 ग्राम। 30 ग्राम। ठीक है। अजवाइन 30 ग्राम। अजवाइन 30 ग्राम। गुड़ 50 ग्राम। 50 ग्राम गुड़। तिली का तिल 50 ग्राम। तिली का नहीं मिले तो अलसी का नहीं मिले तो जो भी आपके पास है वो हाँ, तेल मिल जाएगा, तिल का तेल 50 ग्राम। 50 ग्राम। जी, ये मिश्रण बना करके आपको दिन में एक बार देना है, अगले 20 दिन तक। ठीक है। बस। और थनेला का जो है, एक बार उसको रूल आउट कर लीजिए। थनेला अगर है हम्म, तो उसके लिए अपने को क्वाड्रीवेट पाउडर आता है, क्वाड्रीवेट, QUADRIVET, काड्री, क्वाड्रीवेट क्वाड्री वेट। वेट। ये, हाँ जी ये 50 ग्राम का सैसे आता है। जी, एक सैसे सुबह और एक सैसे शाम को, आप 4 दिन तक दे दीजिए। ये दवा जी। नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, इसमें अंदर से शरीर की रक्षा शक्ति है, जो इम्यूनिटी कहते हैं ना अपन। अब आजकल कोरोना के काल में तो सब बाबू लोग जी, इम्यूनिटी समझ मैं रहे हैं। आपको एक बार रोकूंगा, पूछूंगा। ये जो मेस्टी लैब डाबर कंपनी की है ना, हम्म, जो आपने बताई, हाँ। तो इनको चारों दूध थनों का दूध अलग अलग निकाल के उसमें डुबोएंगे तो वो क्या उसका मेस्टिलेब में नहीं डुबाना है, मेस्टिलेब के साथ में टेस्ट करने वाली एक पट्टी आएगी आपको। जो पट्टी इसलिए आएगी तो इसका उसको, कलर? इसलिए, हाँ उसका कलर चेंज होगा। उसमें 4 रंग का अलग अलग लिखा रहता है। आप जी, सामान्यतः उसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगी अच्छा उसको अच्छा, लिखा उसके रहता अंदर इंस्ट्रक्शन पूरा आएगा। है। हाँ। जी, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए, उसमें लिखा है कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल है तो कोई बात नहीं है। अगर रंग गहरा है, हल्का सा उसके थोड़ा डेविएट हो रहा है, तो फर्स्ट ग्रेड है। उसके बाद में और ज्यादा हो रहा है तो सेकंड ग्रेड है। अगर थर्ड ग्रेड पे पहुंच गया तो एकदम नीला हो जाएगा। तो इस तरह से वो पीले से हरा, हरे से थोड़ा सा और डार्क, और फिर उसके बाद में नीले रंग का, इस तरह से जो उसमें है क्रम से। ठीक है। अच्छा अच्छा। जैसे अपन ने कभी ठीक। नीला डिटमस से लाल होता हुआ जो तो है, ये प्रैक्टिकल देखे थे अपन ने कभी विज्ञान की हाँ, कक्षा में, है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ हाँ। एसिड एसिड और बेस को जो जांच करने वाला, जो पीएच का जो टेस्टिंग होती है, वो जी जी, पीएच टेस्टिंग की पीएच पट्टी है वो। हाँ, वो मेफलित कागज आता है, मेफलित कागज। हाँ वही है, वही। जी जी। ठीक है। तो जी पीएच ठीक। देखते हैं उसमें। पर बाबूजी, मेरा ये एक निवेदन था कि मेरे को भी थनैला की पूरी शिकायत है, तो मैंने अडरवेट कैप्सूल, उसके बाद मैंने अजवाइन और गुड़। आप जो है पहले इसको टेस्ट करें, बिल्कुल, मैं इसको कल ही टेस्ट करके मैं 1-2 दिन में रूल्ड आपको वापस आउट मिलूंगा। करें, मेरा नंबर लिख लें। ये जी जो शेयर मैंने करते हैं, ये नंबर साझा लोकेश, कर दिया है। मैंने लोकेश नंबर जी साझा आपको कर डाल दिया है। देंगे। आपको जब भी लगे तो मेरे से फिर बाद में बात कर लेना। अगला समाचार, अगला किसी का प्रश्न। जी जी जी। अगला प्रश्न, हाँ।
अगला प्रश्न प्रभुदास जी का है। प्रभुदास जी का, कृपया पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जय श्री राम। हरिओम। हरिओम। जी, हमारे जो गाय हैं उनमें ज्यादातर समस्या ये आती है कि जब उनके थनों से दूध निकालते हैं तो कई बार खून भी निकलता है और कुछ गांठें भी बन जाती हैं थनों में। ठीक है, तो थनैला ये थनैला समस्या ज्यादातर है। ये इसको अपन सामान्य भाषा में थनैला कहेंगे। तो थनैला के ऊपर मैं अभी आपको एक क्वाड्रीबेट पाउडर की चर्चा कर रहा था। मतलब हाँ। अपन किसी कंपनी के पीछे या किसी प्रोडक्ट के पीछे नहीं पड़ते, पर मैं क्या करता हूँ कि थनैला को अपन 3 हिस्सों में बांट लें। एक तो वो ये होता है कि क्लिनिकल थनैला, यानी जिसमें आपको छिचड़े खून आने लगेंगे, खून आने लगेगा या पानी जैसा दूध आने लगेगा, ये तो हो गया क्लिनिकल थनैला, यानी इसमें आपको लक्षण दिखाई देते हैं, या सूजन हो जाएगी, गांठें पड़ जाएंगी, ये क्लिनिकल। एक ऐसा भी थनैला होता है जिसमें आपको कोई लक्षण नहीं दिखेंगे, दूध कम दे रही है गाय, सारी अच्छी तरह से ब्याह गई है, खूब खाना खा रही है, लेकिन दूध नहीं दे रही है, ये सब क्लिनिकल थनैला है। और एक एक्यूट और क्रॉनिक, इसको अपन 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो क्लिनिकल जो थनैला है, क्लिनिकल माने जिसमें लक्षण अपने को साफ दिख रहे हैं, इसमें भी 2 तरीके हैं। एक एक्यूट, एक्यूट का मतलब है अभी 2-3 दिन पहले ये बीमारी स्टार्ट हुई है और अचानक आई है। और दूसरी वो होती है कि धीरे धीरे शनै शनै जो है और ही सूखती चली जा रही है और अपने को पता नहीं लग रहा है। तो इस तरह सब तरह के थनैला में मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। एंटीबायोटिक्स का इसमें बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स कम से कम उपयोग करना, लेकिन थोड़ा सा बैक्टीरिया आगे ना बढ़े इसलिए एक सामान्य सी सेपक्विनोम करके ड्रग आती है, जो डेरी लाइन के नाम से भी आती है, और एक सेप्टीजॉक्सिम करके ड्रग आती है जो जॉक्सिम के नाम से आती है। तो ये इंजेक्शन अपन उपयोग कर सकते हैं, और जब जिसको जैसी जरूरत होगी तब हमसे एक पर्सनली जो है एडवाइस के रूप में अलग अलग कब किसको उपयोग करना है एंटीबायोटिक वो कर लेंगे। लेकिन एंटी ऑक्सीडेंट, आपने सबने कोरोना में एक नाम सुना होगा, जिंक की गोलियां A to Z कैप्सूल है, या जिंकोटाल है, या अपन इसको जिसमें विटामिन ए और विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक, ये इम्यूनिटी बूस्टर जो दवाइयां होती हैं वो उनको खाने के लिए डॉक्टर लोग जिंकोबिट इस तरह से जो है दवाइयां देते थे। इनका काम क्या है? ना एंटीबायोटिक है ये और ना कोई ऐसी दवाई है, लेकिन इनका काम होता है कि शरीर को उस बीमारी से लड़ने के लिए योग्य बना देना। इनको अपन एक कॉमन भाषा में कहेंगे इम्यूनिटी बूस्टर। तो इम्यूनिटी बूस्टर जो मैंने अभी आपको लिखाया इसके पहले, क्वाड्रीबेट, QUADRIVET 50 ग्राम का आता है। ऐसी जो जब भी समस्या आपको आती है, गांठें पड़ रही हैं, सूजन हो रही है, थन में से दूध खून आ रहा है, इसका 50-50 ग्राम का पाउच सुबह और शाम 4 दिन का कॉमन डोज है। लेकिन अगर अपने को लगता है कि समस्या भी ठीक नहीं हुई है तो आगे अपन 8 दिन तक भी दे सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपका मैटर जो है सॉल्व हो गया। जी जी जी। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रभु जी अगर कुछ और प्रश्न होगा तो आप, मैंने नंबर डाल दिया है, अब बाबू जी का आप उनसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है जी। अगला प्रश्न है, जिनका प्रश्न होता जाए वो अपने हैंड को डाउन करते जाएं, वो हैंड रेज रहेगा तो कंफ्यूजन होगा फिर, है ना। सुखविंदर जी का हैंड रेज है, सुखविंदर जी पूछिए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, आवाज कम आ रही है सुखविंदर जी। Disconnected. Pairing. हेलो। हाँ पूछिए, आ रही है। अच्छा, एक जी नई बीमारी चली हुई है गायों में, LSD, लंपी स्किन डिसीज। हाँ जी, उसका क्या ट्रीटमेंट है? कोई प्री ट्रीटमेंट है या होने के बाद ही उसका इलाज हो सकता है? इसके बारे में अगर कुछ है तो बताइए। प्री ट्रीटमेंट भी है और बाद में भी, प्रिवेंटिव इसको कहते हैं अपन, रोकथाम। हाँ जी, हाँ जी। प्रिवेंशन जैसे कहा गया है चिकित्सा शास्त्र में कि हाँ जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है जी।
और संस्कृत में अपना एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। हाँ जी, हाँ तो जी। पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए अपन इसमें किस पैथी में आप जाएंगे? होम्योपैथी अपने यहाँ सुलभ है, मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो वायरस है ये पॉक्स ग्रुप का वायरस है, माता हाँ जी, हाँ जी। पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का है या चिकन पॉक्स का है। और इसको जर्मनी की भाषा में या ग्रीक भाषा में अपन वेरियोला कहते हैं। वेरियोला यानी पॉक्स, माता। ठीक है जी। तो होम्योपैथी में एक दवा आती है वेरियोलिनम। बैरियोलिन। वेरियोलिनम, वेरियोलिनम, VARI VARIO। हाँ, वेरियो LI जी। NUM। NUM। ये चूंकि नोसोड है, अब होम्योपैथी के जो ज्ञाता है वो जानते होंगे नोसोड क्या होता है। अब इसके लिए अभी चर्चा का समय नहीं है। तो जैसे वैक्सीन होते हैं ना हमारे एलोपैथी में, ऐसे होम्योपैथी में नोसोड होते हैं, वैक्सीन का काम करते हैं। ठीक है तो जी। ये नोसोड है और इसको अपने को 1000 की पोटेंसी में देना है, 1000 की पोटेंसी में, या ठीक है अपन जी। होम्योपैथी की भाषा में इसको कहें तो 1M। ठीक है। ठीक है जी। तो उसको आप देना कितना है, अपन लिक्विड के फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है जी। लिक्विड फॉर्म में लेंगे, 30 बूंद दिन में एक बार देना है। ठीक और है जी। जो प्रिवेंशन के लिए जिनको देना है उनको तो अपने को 7 दिन में एक बार देना है। ठीक है जी। ठीक है। अब इसी दवा को उनको जो बीमार हैं उनको देना है तो हर चौथे दिन देना है। ठीक है जी। एक बात ये हो गई। हाँ जी। अब मान लो कोई कहीं बीमारी फैल गई है, हाँ जी। ठीक है, तो वहां पे अपने को हल्दी एलोवेरा का पेस्ट बना करके घावों पे लगाना। ठीक है जी। हल्दी और एलोवेरा का पेस्ट बना करके घाव पे लगाना और फिटकरी के पानी से या नीम के पानी से घावों को धोना। ठीक है जी। एक इंजेक्शन आता है आइवरमेक्टिन का, हाँ जी। उसको 10-10 ml हर गाय को, बड़ी गाय को लगवाना, ताकि वो उसमें घाव में कीड़े ना पड़े। हाँ जी, वो तो मैं लगवा चुका हूँ जी सबको। जी, वो लगवाना सबको। ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इससे और आगे कुछ जानना चाहते हैं हाँ जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप व्यक्तिगत रूप से हमसे बात कर लेंगे तो ठीक है। जी सर, ठीक है सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू। जी, अगला अगला प्रश्न। जो प्रश्न है, हाँ, अगला प्रश्न कृपया पूछिए। हाँ, विक्रम जी, विक्रम सिन्हा जी पूछिए। विक्रम सिंह विक्रम जी जी। जडेजा, अजय हाँ जी सर, हाँ जडेजा सर। के भैया हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। अपना नाम थोड़ा जय सा गौ माता बता सर। के और अपना क्षेत्र बता के प्रश्न पूछिए। जय गौ माता सर। जी, हाँ, जय गोपाल, जय गौ माता। सर मैं जामनगर गुजरात से बोल रहा हूँ। जी हेलो। जी जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि गौ माता के लिए आदर्श ये खुराक कौन सी है, मतलब ग्रीन फोल्डर क्या देना, ये सूखा कितना देते हैं, औषधि कितनी देनी है डेली बेसिस पे? आहार के बारे में बात जानना चाह रहे हैं? हाँ सर। ठीक है। आहार के बारे में अगर अपन थोड़ा सा देखें तो अपने जो भोजन की थाली होती है वो षड्रस युक्त होना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। उसमें मीठा भी हो, है नमकीन भी हो, खारी भी हो, तीखा भी हो, होता है ना। उसमें सर। फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, है, और कुछ जो है विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो। इसी तरह से जो है गौ माता का भोजन भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो। तो ऐसा क्या कर सकते हैं अपन, है ना।
तो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है शरीर को शक्ति प्रदान करना, शर्करा यानी शरीर में जो ऊर्जा होती है जितनी, वो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? आप अपन जितने भी जो रोटियां बनाने वाले जितने भी अन्न है, जैसे गेहूं है, मक्का है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, ये जितने भी जो अन्न है, सीरियल्स जिनको कहेंगे अपन अंग्रेजी में, ये कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे स्रोत हैं। और दूसरा होता है प्रोटीन, जो दालें जिनसे बनती हैं, दो दलहनी जो फसलें होती हैं, वो प्रोटीन के सोर्स हैं। और प्रोटीन का काम होता है कि शरीर में जितनी भी मरम्मत दिन भर में हुई है उसकी पूर्ति करना। जितनी टूट फूट हुई है वो शरीर की मरम्मत करने में प्रोटीन मदद करती है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? दालों से या दलहनी फसलें हैं। और अगला आया आपका घृतांश या फैट। तो जितनी भी तिलहनी फसलें हैं, तिल है, सोयाबीन है, सरसों है, अलसी है, कपास है, बिनोला है, ये सब जिनसे खली निकालते हैं और तेल निकालते हैं, ये सब जो है तेल की सप्लायर हैं। तो इनका काम होता है कि शरीर के जितने भी जोड़ हैं, चाहे वो मांसपेशियों के जोड़ हों, चाहे हड्डियों के जोड़ हों, चाहे तंत्रिका तंत्र के जोड़ हों, जहां भी संधि होगी इनकी, उन सबको नरिश करना, उन सबको पोषण पहुंचाना, ये फैट का काम होता है। उनकी रक्षा करना, उनको प्रोटेक्शन देना। जैसे हमारी जो शरीर पे अगर चिकनाई अपन तेल लगाते हैं ना, ऊपर से अंदर से भी चिकनाई आती है। आपने देखा होगा कि अगर हम नहीं लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद अपने शरीर को फिर कुछ चिकनाई आ जाती है। तो ये घृतांश का काम, जी, फैट का काम होता है और ये स्रोत है। अब कितना कितना देना, तो मोटे मोटे तौर पे चलिए कि आपने ये तीनों चीजों को सम मात्रा में मिला दिया, ठीक है, समान मात्रा में मिला दो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, कुल मिलाकर के अपन ने समान मात्रा में इसको सबको मिला लिया है। 33% ये ले लिए, 33 ये ले लिए। और इसके साथ में आपको नमक रोज देना है 30 से 50 ग्राम, मिनरल मिक्सचर 30 से 50 ग्राम रोज देना है। ये इससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। अब देना कितना, आपने दाना बना लिया तो देना कितना, तो दाने का ये है सीधा सीधा सा, जितना गाय दूध देती है उसका आधा, 1/2 ऑफ द प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन। मैं समझता हूं कि इतना जो है, ये फॉर्मूला सीधे सीधे से मैंने बहुत मोटा मोटा सा और बिल्कुल थंब रूल में आपको बता दिया। हालांकि उसमें बारीकी में जाएंगे तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है 19। ठीक है जी। औषधि में सर रेगुलर बेस पे क्या दे? औषधि रोज रेगुलर बेस पे देने की कोई जरूरत नहीं है। औषधियां तो हमें तब देना चाहिए जब हम बीमार पड़ जाएं। अगर आप रोजाना कोई औषधि देने की सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सोच गलत है। औषधियों से आपका नहीं दे सकते जी ये सताउरी वो सब, ये सताउरी नहीं दे सकते? सताउरी ये औषधि नहीं है। दूध बढ़ाना है तो आपको शतावरी है, मेथी है, अजवाइन है, ये आपको, मैंने अभी इसके पहले एक अपने भाई को बताई थी, आप जुड़े होंगे तो 30 ग्राम, हाँ सर, 30 ग्राम मेथी दाना चूर्ण, 30 ग्राम शतावरी चूर्ण, 30 ग्राम अजवाइन, इसको मिला करके आप दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए दे सकते। जी सर। प्रजनन क्षमता भी ठीक रहेगी। लेकिन औषधि का मतलब होता है मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब होता है इंजेक्शन, गोली, चूर्ण, पाउडर, ये सब है ना। जी सर। सर मेथी दाना, शतावरी और तीसरी क्या चीज बताई आपने? अजवाइन, अजवाइन। ठीक, अगला प्रश्न। अगर प्रश्न नहीं है तो फिर मैं कुछ बातें आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ। भाई का प्रश्न है तो माइक अपना अनम्यूट करके कृपया प्रश्न पूछिए। तो सर जो पशु बच्चादानी वो बाहर दिखाते हैं, पीछा दिखाते हैं, उसका इलाज है कोई? बिल्कुल है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। हाँ जी, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। तो क्या है कि मैं वही तो चाह रहा था
कि आप लोग प्रश्न करें, मैं उसका समाधान करूं, तो उससे सब चीज जो है धीरे धीरे सब आ जाएगी। नहीं तो मैं बोलता चलूं और आपको ऊपर से निकल जाए, ठीक है। तो कम से कम आप सुनेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ एक तो सुन रहा है कोई जिसके काम में आ रहा है। तो प्रोलैप्स यानी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी होता है और प्रोलैप्स ऑफ वजाइना भी होता है। तो एक तो इसको अपन सामान्य भाषा में देहाती भाषा में कहते हैं कि साहब सुआ निकल रहा है। सुआ निकलना है यानी जो मूत्राशय के अतिरिक्त जो योनि मार्ग है वो योनि मार्ग थोड़ा सा बाहर आ जाता है, ये प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना। दूसरा ज्ञापन है या नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट एनिमल्स में भी और प्रेग्नेंट एनिमल्स में भी। तो यूट्रस गर्भाशय का बाहर निकलना या गर्भाशय भ्रंश कहें इसको, वो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, ये जनरली होता है ब्याने के बाद, नहीं कभी कभी ज्ञापन की स्थिति में होता है। कभी कभी जब गाय हीट पे आती है तब भी होता है, क्योंकि वो जोर लगाती है इसके कारण। तो अब इसको रोकना कैसे, ठीक कैसे करना? तो होम्योपैथी में जो मैं एक दवा उपयोग करता हूं उसका नाम है सीपिया, SEPIA, सीपिया, सीपिया 200। आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज बाबू जी। हाँ, सीपिया 200 का लिक्विड अपन ले लेंगे और 1 ml यानी 1 ml दवा डेली देना। जैसे ही आपको पता लगे कि उसकी योनि बाहर आ रही है या गर्भाशय बाहर आ रहा है, इसको रोज देना। और एक और आयुर्वेदिक दवाई होती है, उसको अपन कहते हैं लजवंती, यानी उसके पत्तों को अगर आप छुएंगे, एक वनौषधि होती है जो प्राय जो है रनर के रूप में और ऐसी गंदगी जगह पे जहाँ पे गहरा पानी रहता है वहां पे या अंधे कुओं में ये मिल जाती है। लजवंती भी कहते हैं इसको अपन, जिसको छुई मुई भी कहते हैं, माइमोसा प्यूडिका के नाम से अंग्रेजी में कहते हैं इसको। तो ये अपने को मिल जाती है, जंगली औषधि है। उसके आपने हाथ लगाया तो वो शर्मा करके उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, देखा होगा आपने सबने। तो उसको बांट के, लजवंती आप ले आइए, उसको बांट करके उसका पेस्ट बना लें और पेस्ट के बाद में उसका रस निकाल लें और रस निकाल के एक स्प्रे की बोतल में भर लें और इस पानी में अपने को थोड़ा सा कोई भी तेल जो भी घर में उपलब्ध है वो मिला दीजिए ताकि वो जल्दी उड़ेगा नहीं, और स्प्रे कर दीजिए। जो बाहर जो निकला हुआ हिस्सा है उस पर आप स्प्रे कर दीजिए। अगर ये नहीं करना है आपको तो रेडीमेड स्प्रे आजकल बाजार में आता है, वो है POP। किसी की आवाज घर से आ रही है, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा और निवेदन भी कर रहा हूँ कि बीच में आवाज नहीं करें। ये माइक अपना बंद कर लें, आप घर में बात कर रहे हैं तो। हाँ तो जी मैंने कर दिया। हाँ जी, तो ये क्या है कि स्प्रे बना लें उसका और उस स्प्रे को जब जब डालते रहें। और अगर मान लो अपने ये नहीं बना सकते, ये वनौषधि आपको नहीं मिल रही, मिल जाती है ना, छुई मुई कहें या लजवंती कहें या माइमोसा प्यूडिका कहें, ये मिल जाएगी आप। जब गूगल पे आप माइमोसा प्यूडिका डालेंगे तो उसका चित्र उभर के आ जाएगा और आप उसको पहचानने में आपको आसानी रहेगी। नर्सरी से पौधे मिल जाते हैं इसके। हाँ, नर्सरी से मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो उसका आप स्प्रे बना करके रखिए। और गाय का घी जब बनाते हैं तो उसमें जो मठा निकल के आता है, वो मठा का छिड़काव भी उस पर आप करेंगे, धोएंगे उससे, तो उससे भी सिकुड़ जाती है। और सीपी आप खिलाएंगे इसके, या क्या 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 कहिए, कैल्शियम और फास्फोरस के जो बने हुए पाउडर आते हैं, उनकी दवाइयाँ आती हैं, उनको देना पड़ेगा क्योंकि शरीर में कमजोरी के कारण से ऐसा हो जाता है। और एक जो मैंने बताया कि कभी कभी हीट जब आती है और उस समय निकलता है, तो उससे मैं अपने को हार्मोनल ट्रीटमेंट देना होगा।
तो वहां पे अपन को प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। ड्यूराप्रोजेन के नाम से आता है, वो भी लगवा सकते हैं, अन्य किसी नाम से मिल जाता है वो लगा सकते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन की अधिकता के कारण से ऐसा होता है। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, और ऐसी गायों में ज्यादा होता है जहां बरसीम खिलाई जाती है। बरसीम में फाइटोएस्ट्रोजन बहुत होता है। बरसीम जो होता है ना, जिसको अपन लूसर्न भी खिलाते हैं, बरसीम भी खिलाते हैं, तो इनकी जो हरी पत्तियों में फाइटोएस्ट्रोजन नाम से हार्मोन होता है, और उसके कारण से ये व्याधि जो है हमको मुफ्त में मिल जाती है, यानी उसके साथ में मिल जाती है। तो ये भी देखना है, और उसका सेवन वहां पे कम कर देना है बरसीम का, अगर ऐसी कोई गाय है और जिसको ये दिक्कत है तो। इसके अलावा कहीं आपके बीच में कोई समाधान में कोई रह गया हो तो थोड़ा सा पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं समझता हूँ कि आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हेलो सर। जी, अगला कोई और प्रश्न है तो पूछे, विक्रम जी पूछे। हाँ सर, मेरा है जी बताएं। ये सर, गौ माता जो, हेलो हाँ हाँ आ रही है आपसे। सर, ये जो गौ माता है जो अभी मतलब ये रास्तों पर है, तो जी उससे हम अच्छी नस्ल वाली गाय बना सकते हैं सर? हाँ, पहले उसको आपको आसरा देना होगा, आपको जी। पहले उनको स्थायी आवास देना होगा। रास्ते पर हैं तो कैसे बना सकते हैं अच्छी गाय? पहले उनके लिए आपको एक निश्चित स्थान तय करना होगा। निश्चित स्थान आपने तय कर लिया, उनको आवास दे दिया, उनको पर्याप्त भोजन मिलने लगा, उनको उचित वातावरण मिलने लगा, तो अब आप अगली बात आती है। यहाँ पे 3 अपने बिंदु हैं। पहली बात यह कि संरक्षण देना। संरक्षण आपने दे दिया, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि आपने उसको मरने से, कसाई खाने में जाने से और सड़क पर घूमने से बचा लिया, उचित आवास दे दिया, उचित आहार देने लगे, ये संरक्षण के काम में आ गया, आपने नस्ल को बचा दिया। अब वो नस्ल का संवर्धन, यानी ये जो हमारी जो प्रोडक्शन जो क्षमता है और जो उत्पादन क्षमता है, इसको बढ़ाना और अच्छे नस्ल के सांड तैयार करना, अच्छे नस्ल की गायों को रोकना, और जो निकृष्ट जिनको कहें या जिनको अपन ऐसा कहें कि कम उत्पादक हैं, उनको ज्यादा बढ़ावा नहीं देना, अच्छी देना, ताकि जो है भविष्य में चल करके समाज के लिए वो उसका प्रोपेगेशन या उसका बढ़ावा आगे हो सके। संवर्धन की बात, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो संवर्धन के लिए 2-3 तरीके हैं। या तो हम नंदी रखें, अच्छा नंदी नहीं रख सकते हैं तो अब कृत्रिम गर्भाधान से भी इसका संभावना है। अभी तक तो कृत्रिम गर्भाधान में हम सिर्फ जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन और आयरशायर इन सब का ही सीमन गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा सप्लाई होता था। लेकिन अब पिछले कई वर्षों से हम लोग लगे हैं लगातार प्रयास में, तो गिर का भी, साहिवाल का भी, थारपारकर का भी, मालवी का भी और हरियाणा का भी, और आप जिसकी डिमांड करोगे अपने स्थानीय प्रशासन से, वो आपको उस नंदी का सीमन वीर आपको उस केंद्र पे, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पे उपलब्ध कराएगा। और उसके माध्यम से हम प्रशिक्षण लेकर के या प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के माध्यम से संवर्धन का काम कर सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। एक प्रश्न के लिए और समय है, अगर किसी के पास है तो। जी बाबूजी, जी बाबूजी। और किन्हीं का कुछ प्रश्न है क्या? जी जी। और बाबूजी आपसे नहीं अनुरोध है नहीं कि तो मैंने, ये एक हफ्ते में ये सुनिए एक, एक मिनट हाँ एक जी, हाँ मिनट जी, लोकेश जी, हाँ जी, मैंने हाँ जी, आपको एक पीडीएफ भेजा है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें बहुत सारी जानकारियां हैं, उनको शेयर कर दीजिए ग्रुप में। हाँ, मैं उसको शेयर कर दूंगा। वो उसको थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंट बनाया है सारे व्हाट्सएप इमेज का, वो सिस्टम से नहीं बन पाया है। तो जो भी भाई मेरे से चाहते हैं पीडीएफ, वैसे तो मैं सभी ग्रुप में कर दूंगा, और ठीक है। व्यक्तिगत भी मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं भी उनको दे दूंगा। वो सिस्टम से नहीं हो पाया है नंबर के हिसाब से, तो मैं नंबर के हिसाब से पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है है ना। और धेनु मंत्र आपने सुरभि मंत्र पहले भी नहीं बोला है, तो मैं जी, जी, सोच रहा हूँ समापन पे हो जाए। जी, जी, धेनु जी, मंत्र बोलना चाहिए था, सुरभि मंत्र। जी, जी बाबूजी।
ये आपके पास किताब चले- कौन सी है जिसके किताब कौन सी है सर जिसके ये पन्नियों की आप फोटोज दे रहे हैं? मैं आपको सुखविंदर जी आपको शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है जी, थैंक यू जी। सर्व काम तो दे दे देवी वाला आपके पास में है कि नहीं है मंत्र? ये मंत्र था बाबूजी, लेकिन वो अभी थोड़ा सा मिस हो रहा है। 1 मिनट। कोई बात नहीं है, मैं ले लेता हूँ। जी जी। अपन तो प्रश्न अब किसी का नहीं है ना? हाँ, प्रश्न नहीं है तो बाबूजी, एक अनुरोध है धेनु केवल। जी, हाँ। धेनु जी हाँ, अनुरोध बताएं। अनुरोध ये है बाबूजी, जैसे कि हम लोगों ने ये पूरा प्रकल्प एक आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत रखा है। एक हफ्ते ठीक है। में 1 दिन है गौ चिकित्सा का और हाँ। गौ पालन का। तो जी। अगली बार भी आगे वाले हफ्ते में होगा ये, आज के बृहस्पतिवार के दिन ही। तो आपके पास अगर आप समय दे पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसी क्रम में जिस क्रम में आज हुआ है। तो अगला ये एक अनुरोध था। नहीं, कौन से दिन रखते हैं आप? बृहस्पतिवार को। गुरुवार को। हाँ। गुरुवार को, अगला गुरुवार 9 को है। जी। नहीं, गुरुवार को, अगले गुरुवार, इसके अगले गुरुवार को अपन बैठेंगे। इसमें मेरे अभी 4 से लेके और 12 के बीच में मैं व्यस्त रहूंगा। यहाँ पे एक कार्यक्रम है, तो जी जी। फिर भी एक बार पूछ लीजिए। अगर रात के समय फ्री रहा हूँ तो बैठ जाऊंगा, मुझे कोई कहीं दिक्कत नहीं है ना। ठीक है आपके ठीक है जी। ठीक है बाबूजी, ओके। सर्व काम दुधे देवी सर्व सर्व काम तीर्थाभिषेचिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुते। सर्व काम तुझे देवी। संस्थितः कृतं वहति यज्ञार्थं मम पापं व्यापोहतु। ये मंत्र भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। सबके जी पास जी होना जी चाहिए, सभी कार्यकर्ताओं के पास जाना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम हो तो उसके पहले इसको बोलना। जी, वो मिल नहीं पा रहा था बाबूजी। मैं भी पूरी वो मेरा वो था, प्रयास था, लेकिन वो उपलब्ध नहीं थोड़ा हो पाया था इस समय। चलिए ठीक। जी सबको जी, फिर से धन्यवाद। प्रणाम मेरा। सबको जी, जी, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता बाबूजी। जय गौ माता, जय गोपाल।